8 नवंबर 2016 की रात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। 500 और 1000 रुपए के नोट अवैध हो गए हैं। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यह कदम काले धन, नकली नोटों और टेरर फंडिंग पर रोक लगाने के लिए उठाया गया था। सरकार के अनुसार भारत में नकली नोटों के जरिए आतंकवादी संगठनों को फंड मिलता था और यह पैसा भारत में रह रहे जिहादी आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होता था। सवाल यह है कि यह कदम सही साबित हुआ। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि टेरर फंडिंग क्या है। टेरर फंडिंग का मतलब है आतंकवादियों को आर्थिक रूप से मजबूत करना। यह पैसा नकली नोटों, हवाला नेटवर्क और कभी कभी ड्रग्स की तस्करी से आता है। इस पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने, विस्फोटक तैयार करने और आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए होता है। गवर्नमेंट ने कहा था कि नोटबंदी के बाद नकली नोटों का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के तुरंत बाद नकली नोटों की संख्या में गिरावट आई, लेकिन कुछ सालों बाद नए नोटों की भी नकली कॉपियां बाजार में आ गई। इसका मतलब हुआ कि यह समस्या परमानेंट रूप से खत्म नहीं हुआ। कश्मीर जैसे एरियाज में आतंकी घटनाओं में कुछ समय के लिए कमी आई। ऐसा माना गया कि नकली नोटों की कमी और हवाला नेटवर्क के कमजोर होने से आतंकी संगठनों को मनी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि आतंकी फंडिंग के कई और भी रास्ते हैं। सरकार ने दावा किया था कि नोटबंदी से काले धन पर चोट पहुंचेगी, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 99% पुराने नोट बैंक में वापस आ गए। सवाल यह है कि काला धन गया कहां? क्योंकि नोटबंदी का असर सबसे ज्यादा आम जनता पर पड़ा। लंबी लंबी कतारें, पैसे की कमी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गिरावट देखने को मिली। कई एक्सपर्ट का मानना है कि आतंकी संगठनों के पास फंडिंग के दूसरे ऑप्शन भी है, जैसे डिजिटल फंड ट्रांसफर, क्रिप्टो करेंसी और सोना। दोस्तों, नोटबंदी एक बड़ा कदम था, लेकिन इससे मिली सफलता आंशिक रही है। हाँ, नकली नोटों और दूसरे ट्रेड फंडिंग पर कुछ समय के लिए असर पड़ा, लेकिन यह समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। लेकिन आतंकी गतिविधि अभी के टाइम में ना के बराबर है। दोस्तों, गवर्नमेंट और आरबीआई की परमिशन के बगैर भारतीय करेंसी नोटों की छपाई करना अपराध है और इसके खिलाफ सख्त प्रावधान भी है। फर्जी नोट किसी भी मजबूत देश की अर्थव्यवस्था को धराशायी करने की ताकत रखते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर दुश्मन देश द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे फाइनेंशियल टेररिज्म की लिस्ट में रखा जाता है। लेकिन कई लोगों के दिमाग में यह सवाल रहता है कि आखिर फर्जी नोटों से क्या होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था ही खतरे में पड़ जाती है। तो सुनिए, जाली भारतीय नोटों को FICN फेक इंडियन करेंसी नोट्स कहा जाता है। सबसे ज्यादा फेक इंडियन करेंसी की प्रिंटिंग पाकिस्तान में की जाती है। इसे फिर सीधे भारत पाकिस्तान सीमा से या अन्य पड़ोसी मुल्कों के रास्ते भारत भेजा जाता है। जानकारों के अनुसार बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते बड़ी मात्रा में फर्जी करेंसी नोट भारत पहुँचते हैं। फर्जी नोट का सीधा और दुगना फायदा आतंकी संगठनों को पहुँचता है। उसके बाद भारत में क्या तबाही होती है वे सभी को अच्छे से एहसास है। आरबीआई मार्केट में बैलेंस ऑफ करेंसी फ्लोज बनाने रखने के लिए एक तय सीमा तक नोटों की छपाई करता है। सीमा से अधिक नोट बाजार में उतर जाने से लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ जाता है। इससे गुड्स एंड सर्विस की अनएक्सपेक्टेड सीमा तरीके से बढ़ने लगती है। इसका फिर उल्टा असर शुरू होता है। मांग अचानक बढ़ने और सप्लाई पहले जितनी ही रहने से बाजार में सामान की कमी होने लगती है और जो थोड़ा बहुत सामान मौजूद है उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। यहाँ फिर पैसे की वैल्यू तेजी से गिरने लगती है और इकोनॉमी तहस नहस हो जाती है। इससे आतंकी संगठनों के लिए पैर जमाने के लिए रास्ता अच्छे से खुल जाता है। फर्जी नोटों के जरिए ही आतंकी संगठनों को पैसे दिए जाते हैं। इन्हीं पैसे का इस्तेमाल कर असली करेंसी खरीदते हैं या फिर फर्जी करेंसी से ही अपनी जरूरतों का सामान भी खरीदते हैं। फिर उनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में किया जाता है। इसलिए फर्जी करेंसी को इकोनॉमिक टेररिज्म के रूप में देखा जाता है। वही 2016 में डीमोनेटाइजेशन करने का एक बहुत बड़ा कारण यही था। भारत ने NIA में एक टेरर फंडिंग और फेक करेंसी सेल का गठन भी किया था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार अलग अलग राज्यों में पुलिस बलों को फाइनेंशियल टेररिज्म से लड़ाई के विभिन्न पहलू को समझाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। फेक करेंसी के मामले में सेंटर एंड स्टेट की एजेंसियां एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करती थी। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दिया गया। बांग्लादेश और भारत के बीच इसे रोकने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। यहाँ तक कि नेपाल और बांग्लादेश के पुलिस ऑफिसर को इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई, पर कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला।
दोस्तों, आतंकवादी संगठनों के लिए नकदी रकम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। फर्जी करेंसी और हवाला नेटवर्क के जरिए भारत में अशांति फैलाने के लिए बड़ी रकम भेजी जाती थी, लेकिन नोटबंदी ने उनके इस नेटवर्क को तोड़ने का काम किया। वही 2016 के बाद क्या हुआ था कि 99% फर्जी नोट अचानक बेकार हो गए। बैंकों में पैसे जमा करने की प्रोसेस से सभी सस्पिशियस लेन देन पर गवर्नमेंट की नजर पड़ी। नकली नोटों की सप्लाई पूरी तरह से रुक गई। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि नोटबंदी के तुरंत बाद सीमा पर से नकली नोटों की खेप की भारी गिरावट आई। यह आतंकियों के लिए एक बड़ा झटका था। आतंकी संगठनों को फंडिंग देने का दूसरा बड़ा जरिया था हवाला नेटवर्क। हवाला के जरिए बड़ी रकम बिना किसी रिकॉर्ड के एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी, लेकिन नोटबंदी के बाद पुरानी करेंसी बेकार हो जाने के कारण हवाला ऑपरेटरों का पूरा सिस्टम फेल हो गया। इनकी लेन देन की क्षमता खत्म हो गई। कई ऑपरेटर पकड़े गए और उसकी संपत्तियां जब्त कर ली गई। सुरक्षा एजेंसियों ने हवाला रैकेट का भांडाफोड़ किया जो आतंकवादियों को पैसा पहुंचाते थे। नोटबंदी के बाद का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां कमजोर पड़ गई। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं जो पहले बड़े पैमाने पर थी अचानक घट गई। इसके पीछे कारण था कि इन इवेंट्स को इनकरेज करने के लिए बड़े पैमाने पर कैश का इस्तेमाल होता था, लेकिन नोटबंदी के बाद ये पैसा मिलना बंद हो गया। इसके बाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए। 2017 के बाद नकली नोटों की जब्ती में 75% की गिरावट आई। हवाला ट्रांजैक्शन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों के लिए उपलब्ध फंड में भारी कमी हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद कश्मीर घाटी में होने वाली हिंसा की घटनाएं 50% तक कम हो गई। ये सब आतंकी की फंडिंग पर रोक का सीधा परिणाम था। हालांकि नोटबंदी के समय इसे लेकर काफी विवाद हुआ, लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मानना है कि इससे आतंकवाद की फंडिंग पर लॉन्ग टर्म असर डाला। इसके बाद गवर्नमेंट ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देकर कैश पर डिपेंडेंसी को और कम किया। इससे फंडिंग के ट्रेडिशनल पाथ्स और भी कमजोर हो गए। नोटबंदी का असर केवल इकोनॉमिक नहीं था, यह भारत की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इनसे जो योगदान दिया उसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि चुनौतियां अभी भी है, लेकिन इस एक कदम ने साबित कर दिया कि सही नीतियां बड़े बदलाव ला सकती है। तो नोटबंदी केवल एक आर्थिक फैसला ना समझे, यह एक रणनीतिक कदम था जिसे भारत की सुरक्षा को नई ताकत दी। लेकिन इसके विवादित पहलू को देखे तो आम जनता की अपनी समस्या थी। जैसे घोषणा के बाद बैंकों और एटीएम पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अपने पुराने नोट बदलने और नकदी निकालने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे। गांव और छोटे कस्बे में जहां बैंक और एटीएम की सुविधाएं सीमित थी, वहां लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। बुजुर्ग, महिलाएं और मजदूर जो घंटे कतार में खड़े रहते थे। सोचिए, किसान जो अपने खेत का सामान खरीदने गया था, उसे अचानक पैसे बेकार लगने लगे, या एक दिहाड़ी मजदूर जिसके पास बैंक खाता नहीं था। नोटबंदी का सबसे बड़ा असर छोटे व्यापारियों और रोजमर्रा का काम करने वालों पर पड़ा। नकदी की कमी से बाजार ठप हो गए। जिनकी रोजी रोटी नकद लेन देन पर निर्भर थी, उन्हें भारी नुकसान हुआ। नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की कोशिश की। पेटीएम, फोन पे और अन्य ऐप्स ने तेजी से लोकप्रियता बढ़ाई। लेकिन सवाल यह था कि क्या हर किसी के पास स्मार्टफोन था उस समय? क्या गांव में इंटरनेट की सुविधा उतनी आसान थी? गांव और गरीब तबके के लिए डिजिटल पेमेंट का एक सपना था। बिना नकदी के उनके लिए जीवन यापन करना बेहद कठिन हो गया था। दोस्तों, नोटबंदी का डिसीजन देश को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया था, लेकिन इसका सीधा प्रभाव आम नागरिक पर पड़ा। इससे एक ऐसा सवाल खड़ा होता है कि क्या बड़े फैसले लेते समय आम जनता की समस्याओं को पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए ना? क्योंकि आम जनता खुद की परेशानियों से बहुत परेशान है। देश के बड़े फैसले से उन लोगों को शायद फर्क नहीं पड़ता है। खैर, नोटबंदी के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि नीतियां बनाने में दूरदृष्टि और जनता की भलाई को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।